चमचा। ये एक ऐसा शब्द है जिसे आज हम लोग रोजमर्रा की बोलचाल में बहुत ही हल्के में लेते हैं, मतलब अक्सर मजाक के तौर पर इस्तेमाल कर देते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, किसी की चापलूसी करने वाले को या हाँ में हाँ मिलाने वाले को हम तुरंत चमचा कह देते हैं। एकदम सही। लेकिन ये सोचना बहुत ही हैरान करने वाला है कि इस एक सामान्य से शब्द की जड़ें भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे तीखे टकरावों में से एक में छिपी हैं। जी। ये महज कोई गाली या मजाक नहीं था, बल्कि एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था, एक पूरे युग का आधिकारिक नाम था। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन इसी विषय की तह तक जाना है। और इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए हमें 1982 का रुख करना होगा, जब कांशीराम जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द चमचा एज एन एरा ऑफ द स्टूजेस लिखी थी। हम इस चर्चा में उस किताब और उसमें दर्ज उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्ने पलटेंगे जो उस दौर की असली कहानी कहते हैं। बिल्कुल। और हमारे सुनने वालों के लिए मैं एक बात शुरू में ही स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। एकदम नहीं। एक शोधकर्ता के नजरिए से हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं कैसे घटीं, नेताओं के बीच पत्राचार में क्या तर्क दिए गए और उन तर्कों ने भारतीय राजनीति के ढांचे को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। हमारा काम केवल मूल स्रोतों को सामने रखना है। सही कहा आपने। और यही इस डीप डाइव का मूल है, इतिहास के उन पन्नों को निष्पक्षता से पढ़ना जो अक्सर मुख्य धारा की चर्चाओं से गायब रहते हैं। तो चमचा युग की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1932 के उस प्रसिद्ध टकराव को देखना होगा जिसने इसे जन्म दिया। लेकिन 1932 तक पहुंचने से पहले पहेली के कुछ टुकड़े 1917 में बिखरे पड़े हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत का राजनीतिक परिदृश्य बहुत ही ज्यादा जटिल था। बहुत ज्यादा। एक तरफ उच्च जातियां अंग्रेजों से स्वराज्य के लिए लड़ रही थीं और वहीं दूसरी ओर जो शोषित वर्ग था, जिन्हें उस समय आधिकारिक तौर पर डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनका संघर्ष सत्ता के लिए नहीं बल्कि बुनियादी आत्मसम्मान के लिए था। और उनके भीतर एक बहुत बड़ा और मुझे लगता है बहुत वाजिब डर था। उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेज सत्ता सौंपकर चले गए तो बिना किसी ठोस कानूनी सुरक्षा के उन्हें वापस उसी व्यवस्था के अधीन कर दिया जाएगा जिसने सदियों से उनका शोषण किया है। बिल्कुल। और इसीलिए 1917 का साल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी समय कांग्रेस के रुख में एक अचानक बदलाव आता है। कांग्रेस पहली बार दलितों के उत्थान और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव पारित करती है। अचानक से? मतलब इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था? जी नहीं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने लेखन में इसे एक बहुत ही अजीब घटना करार दिया है। उनका तर्क था कि कांग्रेस ने अपने पिछले 32 सालों के लंबे इतिहास में कभी भी डिप्रेस क्लासेस के मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया था। तो फिर 1917 में ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? ये तो बात है, पुस्तक के दस्तावेज स्पष्ट करते हैं कि ये कोई आध्यात्मिक जागृति या नैतिक बदलाव नहीं था। ये एक विशुद्ध राजनीतिक और रणनीतिक जरूरत थी। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये किसी आधुनिक कॉर्पोरेट मर्जर जैसा लगता है। कॉर्पोरेट मर्जर? वो कैसे? जैसे जब एक बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदना चाहती है तो वो कर्मचारियों के सामने बड़े बड़े वादे करती है कि आपकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी, आपको बढ़िया भत्ते मिलेंगे, और ये सब सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि वो डील बिना किसी हंगामे के पास हो जाए। और जैसे ही कागजों पर साइन होते हैं सारे वादे भुला दिए जाते हैं। बिल्कुल। छोटी कंपनी के कर्मचारियों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। क्या यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? ये तुलना ऐतिहासिक तथ्यों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 1917 में कांग्रेस को अपनी कांग्रेस लीग योजना के लिए हर हाल में दलितों के समर्थन की आवश्यकता थी। वे अंग्रेजों को ये साबित करना चाहते थे कि उनकी स्वराज्य की मांग एक राष्ट्रीय मांग है। अच्छा, तो उन्हें सबका सपोर्ट दिखाना था। हाँ, मुस्लिम लीग पहले ही उनके साथ आ चुकी थी, अब केवल डिप्रेस्ड क्लासेस का समर्थन बाकी था। तो इस समर्थन को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने सर नारायण चंद्रावरकर के प्रभाव का इस्तेमाल किया, जिनकी दलितों के बीच अच्छी पैठ थी। और जैसे ही वो समर्थन मिला, उस कॉर्पोरेट डील की तरह ही कांग्रेस का वो प्रस्ताव महज एक कागजी टुकड़ा बनकर रह गया, है ना? एकदम सही। समर्थन मिलने के बाद उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्यक्रम नहीं चलाया गया। यह एक राजनीतिक छलावा था। तो शोषित वर्ग को ये समझ आ गया होगा
कि वो किसी और के वादों पर निर्भर नहीं रह सकते, और शायद यहीं से एक स्वतंत्र नेतृत्व के उदय का अध्याय शुरू होता है, जब समाज को लगने लगा कि उन्हें अपने बीच से ही किसी नेता की जरूरत है। बिल्कुल। और इस स्वतंत्र नेतृत्व की आवश्यकता ने 1919 के बाद एक नया मोड़ लिया। ये वो समय था जब गांधी जी भारतीय राजनीति के केंद्र में आ रहे थे। कांशीराम जी की पुस्तक बताती है कि गांधी जी ने डिप्रेस्ड क्लासेस को सलाह दी कि वे आत्मनिर्भर बने, और कहा कि कोई भी नेता उन्हें बाहर से जीत नहीं दिला सकता। पर एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब नहीं है? मैं सोच रही हूँ कि गांधी जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक जमीनी स्तर पर काफी सक्रिय हो चुके थे। हाँ, आप सही कह रही हैं। कोल्हापुर के शाहू महाराज ने बहुत पहले ही डॉक्टर अंबेडकर को दलितों के सच्चे नेता के रूप में पेश कर दिया था। और शायद 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट भी तो बना लिया था। बिल्कुल। तो इतना मजबूत नेतृत्व पहले से था, फिर भी गांधी जी कह रहे थे कि उनका कोई नेता नहीं हो सकता। क्या ये स्थिति को गलत आंकना था या कुछ और? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास था, और इसी वैचारिक टकराव का सबसे बड़ा मंच बने 1930 और 1931 के गोलमेज सम्मेलन, जो लंदन में हुए थे। राइट। वहां डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस क्लासेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में उभरे, और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने ज्ञापन या मेमोरेंडम रखा। ये कोई भावुक अपील नहीं थी, बल्कि एक ठोस कानूनी दस्तावेज था। हाँ, जिसमें उन्होंने समान नागरिकता और भेदभाव के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि अंबेडकर ने उस दस्तावेज में सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे को सबसे प्रमुखता से उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि गांवों में सामाजिक बहिष्कार खुले तौर पर की जाने वाली शारीरिक हिंसा से भी कई अधिक खतरनाक हथियार है। सामाजिक बहिष्कार मतलब अक्सर हम हिंसा का मतलब सिर्फ दंगे या मारपीट समझते हैं, लेकिन सामाजिक बहिष्कार तो एक ऐसी अदृश्य मार है जो इंसान को बिना छुए ही खत्म कर देती है। एकदम सही। अगर गांव का बनिया आपको राशन न दे या आपको गांव के कुएं से पानी न लेने दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह से लोगों को भूख और तंगी से मार देना हुआ। जी, अंबेडकर का तर्क यही था कि जब पूरा गांव चुपचाप किसी समुदाय का हुक्का पानी बंद कर दे तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो तभी आती है जब कोई शारीरिक अपराध हुआ हो, कोई खून खराबा हुआ हो। हाँ, इसीलिए अंबेडकर की सबसे प्रमुख मांग ये थी कि सामाजिक बहिष्कार को कानूनी तौर पर एक अपराध घोषित किया जाए। और उनकी यही स्पष्ट और मजबूत मांगे उन्हें पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग तक ले गईं, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े राजनीतिक भूचाल का रूप ले लिया। बिल्कुल। मैं हमारे सुनने वालों के लिए इस पृथक निर्वाचन मंडल को थोड़ा आसान तरीके से समझाना चाहूंगी। इसे हम एक हाईवे की रिजर्व्ड लेन की तरह देख सकते हैं। रिजर्व्ड लेन, अच्छा, समझाइए। जैसे मान लीजिए एक बहुत बिजी हाईवे है जिस पर बड़े बड़े ट्रक और भारी गाड़ियां तेज रफ्तार में चल रही हैं। ये भारी ट्रैफिक बहुसंख्यक वर्ग है। अब अगर साइकिल या छोटे वाहनों यानी अल्पसंख्यक या शोषित वर्ग को भी उसी हाईवे पर बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? वे कुचले जाएंगे। इसलिए उनके लिए एक सुरक्षित रिजर्व्ड लेन बना दी जाती है ताकि वे अपना सफर सुरक्षित तय कर सकें। पृथक निर्वाचन मंडल भी कुछ ऐसा ही था। शोषित वर्ग अपना प्रतिनिधि खुद चुनेगा बिना बहुसंख्यक वर्ग के दबाव के। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसने अंबेडकर की इस मांग को मान लिया। अरे वाह! तो मतलब शोषित वर्ग को वो सुरक्षित लेन मिल गई? मिल तो गई, लेकिन इसके बाद ही सबसे बड़ा टकराव शुरू हुआ। यरवदा जेल से गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को खत लिखे और इसके खिलाफ आमरण अनशन की धमकी दे डाली। आमरण अनशन, जान की बाजी लगा दी। लेकिन क्यों? गांधी जी का तर्क था कि ये हिंदू धर्म के टुकड़े कर देगा, उसे हमेशा के लिए बांट देगा। पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री का इस पर क्या जवाब था? उनका जवाब बहुत स्पष्ट था। उन्होंने गांधी जी को लिखा कि दलित हिंदू समुदाय का हिस्सा ही बने रहेंगे। ये तो बस उनकी सुरक्षा के लिए विशेष सीटें हैं जहां वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकेंगे। लेकिन गांधी जी नहीं माने। नहीं, वो अपने रुख पर अडिग रहे। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर का 19 सितंबर 1932 का वो ऐतिहासिक बयान सामने आता है, जिसे कांशीराम जी ने अपनी किताब में प्रमुखता से रखा है। अंबेडकर ने गांधी जी के तर्कों में एक बहुत बड़ा विरोधाभास उजागर किया। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास?
अंबेडकर ने बहुत ही तीखे शब्दों में कहा कि गांधी जी को मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने अपना जीवन दांव पर केवल तब लगाया जब ये अधिकार सबसे कमजोर यानी शोषित वर्गों को दिया जा रहा था। उफ, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मतलब जो पहले से मजबूत हैं उन्हें अधिकार मिले तो कोई खतरा नहीं, लेकिन जब सदियों से कुचले गए वर्ग को थोड़ी सी सुरक्षा मिले तो धर्म के विभाजन का खतरा पैदा हो गया। अंबेडकर का यही तर्क था। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा हिपोक्रेसी या पाखंड बताया। लेकिन गांधी जी के आमरण अनशन का दबाव तो पूरे देश पर पड़ रहा होगा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो सारा दोष अंबेडकर पर आ जाता। बिल्कुल। और इसी भारी दबाव के कारण 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। अंबेडकर को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट ने पृथक निर्वाचन मंडल को छीनकर संयुक्त निर्वाचन मंडल यानी जॉइंट इलेक्टोरेट्स थोप दिया। और यहीं से उस चमचा युग का जन्म होता है जिस पर ये पूरी किताब आधारित है। ये संयुक्त निर्वाचन मंडल काम कैसे करता था? कांशीराम जी इसे बहुत गणितीय तरीके से समझाते हैं। संयुक्त निर्वाचन में एक दलित मतदाता के मुकाबले उच्च जाति के मतदाताओं का अनुपात 1 और 5 का हो गया था। 1 और 5 मतलब हर एक दलित वोट के सामने 5 बहुसंख्यक वोट। हाँ, इसका सीधा सा मतलब यह था कि चुनाव जीतने के लिए दलित उम्मीदवार को दलितों के वोट से ज्यादा बहुसंख्यक सवर्णों के वोटों की जरूरत थी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे डिकोड करें तो इसका मतलब ये है कि प्रतिनिधि भले ही शोषित वर्ग का हो, लेकिन उसकी वफादारी तो उस बहुसंख्यक वर्ग के प्रति ही होगी जिसने उसे जिताया है, क्योंकि अगर वो उनके खिलाफ जाएगा तो अगली बार वो उसे वोट ही नहीं देंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और कांशीराम जी ने इसी घटना को चमचा युग की शुरुआत कहा है। अपनी पुस्तक में वे स्पष्ट रूप से 4 शब्द परिभाषित करते हैं: टूल, एजेंट, स्टूज और चमचा। इन चारों में क्या फर्क है? क्योंकि बोलचाल में तो हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। फर्क बहुत गहरा है। एक टूल या उपकरण वो है जिसे बस एक खास काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एजेंट वो है जो बहुसंख्यक वर्ग का काम करता है लेकिन बदले में अपना भी फायदा देखता है। अच्छा, और स्टूज? स्टूज या कठपुतली वो है जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है, लेकिन चमचा इन सब से ऊपर है। चमचा एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बहुसंख्यक वर्ग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वो अपने ही शोषित समाज के खिलाफ काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब व्यवस्था ने ऐसा जाल बुना जहां शोषित वर्ग के चेहरे ही शोषित वर्ग के खिलाफ काम कर रहे थे। जी, और कांशीराम जी ने ये किताब ठीक पूना पैक्ट के 50 साल बाद लिखी थी, इसी उद्देश्य से कि शोषित वर्ग असली और इस नकली नेतृत्व के बीच का फर्क समझ सके, ताकि आने वाले 10 वर्षों में इस चमचा युग का अंत किया जा सके। ये वाकई एक बहुत ही गहरी और आंखें खोलने वाली चर्चा रही। अगर हम इसका सार निकालें तो 1917 के उन झूठे राजनीतिक वादों से लेकर 1932 के पूना पैक्ट तक की इस यात्रा ने हमें दिखाया कि कैसे एक चुनावी प्रणाली में किया गया महज एक तकनीकी बदलाव यानी पृथक से संयुक्त निर्वाचन कर देना पूरी की पूरी राजनीतिक शक्ति को बदल कर रख सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये सत्ता का वो आर्किटेक्चर है जो आज तक काम कर रहा है। सही कहा। और इसी के साथ हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले ये पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारे सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। आज दुनिया भर के आधुनिक लोकतंत्रों में हम जिसे जनता की आवाज मानते हैं, क्या वो सच में जनता की आवाज है, या फिर चुनाव प्रणालियों के ये जो अदृश्य ढांचे हैं, ये जो इनविजिबल आर्किटेक्चर है, ये पहले से ही तय कर देता है कि सत्ता के गलियारों में किसकी बात सुनी जाएगी और कौन सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। क्या हमारी व्यवस्थाएं आज भी स्वतंत्र नेताओं के बजाय ऐसे ही प्रतिनिधियों को बढ़ावा दे रही हैं जो सिस्टम के लिए सुविधाजनक हों? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस बौद्धिक यात्रा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।